कहानी की शुरुआत अंटार्कटिका से होती है, जहां हमें जैक हॉल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने दो और साथी जिनका नाम फ्रेक और जैसन है उनके साथ ज़मीन के नीचे ड्रिल करके बर्फ़ के सैंपल्स इकट्ठा कर रहा होता है। जब फ्रेक बाहर ड्रिलिंग कर रहा होता है और जैक जेसन के साथ अंदर कैबिन में होता है, तभी उन्हें अचानक ज़मीन हिलने का एहसास होता है। जब वे दोनों बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि बर्फ़ में एक बहुत बड़ी दरार आ रही है, जिसमें फ्रेक ड्रिलिंग मशीन के साथ गिर जाता है। फिर जैक और जेसन उसे वहां से निकालते हैं, लेकिन उनके रिसर्च के इम्पोर्टेंट पेपर्स दरार के दूसरी तरफ रह जाते हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए जैक दरार को कूदकर दूसरी तरफ जाता है और पेपर्स लेकर वापस आने लगता है, मगर वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो जल्दी से अपना हैमर निकालकर बर्फ़ में धंसा देता है और खुद को जैसे तैसे बचाकर ऊपर आता है। ऊपर आकर वो देखता है कि बर्फ़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो चुका है। अब अगले सीन में हमें न्यू दिल्ली दिखाया जाता है, जहां यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। इसी कॉन्फ्रेंस में जैक वहां बैठे सभी को अंटार्कटिका में हुई घटना के बारे में बता रहा होता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि अगर हमने जल्दी ही ग्लोबल वार्मिंग का कोई समाधान नहीं किया तो सारी बर्फ पिघल जाएगी, जिसके कारण समुद्र का लेवल बढ़ेगा, मगर साथ ही धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान भी गिरने लगेगा, जिसकी वजह से धरती पर एक बार फिर से आइस एज चली आएगी। वहाँ बैठा एक आदमी जब जैक से पूछता है कि कितने वक्त बाद ऐसा हो सकता है, तब जैक उसे बताता है कि करीब 100 से 200 साल। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी कमेटी मेंबर्स उसकी बात को मजाक में लेकर टाल देते हैं, मगर एक ओशियनोग्राफर जिसका नाम टेरी रैप्सन होता है, उन्हें जैक की इस बात में दिलचस्पी थी। वो जैक के साथ कॉफ़ी पीने जाते हैं और उस घटना के बारे में और जानकारी लेते हैं। वो जैक से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तुम्हारा अंदाज़ा सही है और इस पर और रिसर्च करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर उनसे बात करके जैक वापस अपने घर लौट आता है, जहां हमें जैक का बेटा सैम दिखाया जाता है। वो जैक को बताता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क एक क्विज कॉन्टेस्ट के लिए जाना है, जिसके लिए जैक उसे परमिशन देकर एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। फिर सैम अपने दो दोस्त लॉरा और साइमन के साथ प्लेन में न्यूयॉर्क आ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी का मौसम अचानक बिगड़ने लगता है और एक जगह समुद्र का तापमान अचानक 13 डिग्री गिर गया है। टेरी जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसके जूनियर्स उन्हें ये डाटा दिखाते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ 4 और जगह पर भी हुई है। टेरी जैक को कॉल करके ये सारी चीज़ें बताते हैं और कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था ठीक वैसा ही हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, महासागरों का तापमान गिरना शुरू हो गया है और जैक टेरी द्वारा भेजे गए डाटा को देखने लगता है। दूसरी तरफ हमें टोक्यो दिखाया जाता है, जहां मौसम बिगड़ने से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में बारिश के साथ वहां आसमान से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं, जिस कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। जब जैक टेरी रैप्सन द्वारा भेजे गए डाटा को पूरा पढ़ता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा होने में कम से कम 100 साल बाकी थे। इसके बाद वो टीवी देख रहा होता है कि लॉस एंजल्स में एक बड़ा तूफान आ रहा है। वहाँ जमीन से बहुत सारे बवंडर अपने आप बनने लग रहे हैं और सारे बवंडर शहर में आ जाते हैं। पूरे शहर में तबाही मच जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। जब ये तूफान शांत हो जाता है तो हम देखते हैं कि लॉस एंजल्स पूरी तरह तबाह हो गया है। इस घटना की वजह से एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, जिसमें मौसम विभाग और नासा के कुछ साइंटिस्ट होते हैं। जैक भी उस मीटिंग में आया होता है, क्योंकि वो भी नासा के लिए ही काम कर रहा होता है। लेकिन वहाँ आए किसी भी आदमी को ये नहीं पता था कि मौसम में अचानक इतना बदलाव क्यों हुआ है। तभी जैक बोलता है कि मुझे कल प्रोफेसर टेरी रैप्सन का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि उत्तरी महासागरों का तापमान कल 13 डिग्री गिर गया। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों को विश्वास नहीं होता और वे जैक से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब जैक उन्हें बताता है कि पूरे समुद्र में खारा पानी है, लेकिन जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो साफ पानी समुद्र में मिल जाता है, जिस वजह से समुद्र के पानी में नमक की मात्रा कम हो जा रही है और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इसका एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो इन्हें ये भी बताता है कि प्रोफेसर रैप्सन के पास कुछ और भी जानकारी है और जैक चाहता है कि उस जानकारी को वो अपने डिवाइस में डालकर आगे के मौसम की जानकारी प्राप्त कर सके, लेकिन वहाँ जैक की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो जैक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे सब अपनी रिसर्च शुरू करते हैं। वे कई घंटों तक लगातार काम करते हैं। जैक थक कर सो जाता है, तभी उसके साथी उसे उठाकर उनकी कुछ रिसर्च का कैलकुलेशन बताते हैं और इन्हें ये पता चलता है कि आने वाले 8 से 10 हफ्तों में मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। जान माल की बहुत हानि होगी, पानी का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा,
तापमान कई डिग्री से गिर जाएगा और पृथ्वी पर आइस एज आ जाएगी। अपनी रिसर्च लेकर जैक वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और वह उसे बताता है कि मेरे बनाए हुए मॉडल से मुझे ये पता चला है कि 8 से 10 हफ्तों में बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुमने दिल्ली में यूनाइटेड नेशन की बैठक में कहा था कि ऐसा 100 सालों तक नहीं हो सकता। जैक बोलता है कि मैं उस समय गलत था, हमें शहरों को खाली करवाना चाहिए वरना इतने सारे लोग मारे जाएंगे कि हम गिन भी नहीं पाएंगे। तब वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि शायद तुम इस बार भी गलत हो, हम शहरों को खाली नहीं करवा सकते। सिर्फ 8 हफ्तों में इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना संभव नहीं है। और ये कहकर वाइस प्रेसिडेंट वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्रिटिश आर्मी के कुछ सोल्जर्स 3 हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में एक बवंडर आता है। उन्हें लगता है कि छोटा मोटा तूफान होगा और वे उसमें हेलीकॉप्टर को ले जाते हैं। तभी वहाँ टेम्परेचर लगातार गिरना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि हेलीकॉप्टर हवा में ही जमकर आसमान से गिर जाता है और ब्रिटिश सोल्जर्स बुरी तरह से बर्फ में जिंदा जम जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर में जहाँ पर जैक का बेटा सैम होता है वहाँ पर भी बारिश होना शुरू हो जाती है। सैम और उसके दोस्त क्विज कंपटीशन खत्म करके वापस होटल आ रहे होते हैं पर उन्हें रास्ते में बारिश के कारण बहुत बड़ा ट्रैफिक मिलता है। वे टैक्सी से उतरकर पैदल चलना शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आती है और उस सुनामी से पूरे मैनहट्टन शहर में पानी बढ़ने लगता है। वहाँ की सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। सैम अपने दोस्तों को लेकर एक लाइब्रेरी में चला जाता है ताकि वो पानी से बच सके। वहीं उसके साथ कुछ और लोग भी वहां आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैक अभी भी अपनी रिसर्च को जारी रखता है और उसे पता लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में 3 बहुत बड़े हरिकेन आने वाले हैं, यानी कि बहुत बड़े बर्फीले बवंडर, और ये 3 जगहों पर आएंगे, कनाडा, स्कॉटलैंड और साइबेरिया। और 24 घंटों में ये लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में फैल जाएंगे और 48 घंटों में ये कहाँ तक फैलेंगे इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। वो प्रोफेसर रैप्सन को पूरा डाटा भेजता है और उन्हें बताता है कि 7 से 8 दिन बाद जब ये बवंडर खत्म हो जाएगा तो हम आइस एज में आ चुके होंगे। जैक प्रोफेसर को बोलता है कि तुम भी वहाँ से निकल जाओ क्योंकि तूफान उसी ओर बढ़ रहा है। प्रोफेसर बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं नहीं बच सकता, तुम दूसरे लोगों को बचाओ। मैं यहाँ से जितनी जानकारी हो पाएगी उतनी इकट्ठा करके तुम्हें भेजता रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ सैम अभी भी न्यूयॉर्क में फंसा हुआ होता है और वो उस लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर होता है ताकि वो पानी से बच सके। सैम पानी में डूबे एक फ़ोन की मदद से अपने पिता को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। उसके पिता उसे सारी बात बताते हुए कहते हैं कि तूफान जल्दी ही वहाँ पर आने वाला है और हालात बहुत बदतर हो जाएंगे। हवा इतनी ठंडी होगी कि लोग जमकर मारे जाएंगे, इसलिए तुम्हें खुद को जितना हो सके गर्म रखना होगा। यहाँ पर सैम अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं कर पाता क्योंकि पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और पानी का लेवल टेलीफोन बूथ के ऊपर आ जाता है। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम वहीं रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और तभी उनका फ़ोन कट जाता है। जब जैक अपने बेटे को लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने की तैयारी करता है तब उसके साथी उसे बोलते हैं कि तुम वहाँ पर मत जाओ, अगर तुम वहाँ गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। जैक बोलता है कि मैं पहले भी कई बार बर्फीली जगहों पर जा चुका हूँ। उसकी पत्नी भी वहाँ पर होती है। वो जैक से न्यूयॉर्क जाकर सैम को वापस घर लाने के लिए कहती हैं। तभी वहाँ पर उनका सीनियर आ जाता है और वो जैक से बोलता है कि प्रेसिडेंट तुमसे मिलकर इस सिचुएशन की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। जैक प्रेसिडेंट से मिलता है और उन्हें समझाता है कि ये तूफान 7 से 8 दिन चलेगा और तूफान रुकने के बाद यहाँ का टेम्परेचर उतना ही होगा जितना पिछले आइस एज के वक्त था। वो जैक से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जैक उन्हें बताता है कि हम दक्षिण में जितना दूर जाएंगे उतना सेफ रहेंगे। तो प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि जो लोग उत्तर में फंसे हैं उनका क्या। तो जैक बोलता है कि उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है, अगर वो अपने घर में रहकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करे तो ये उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और ये बोलकर जैक वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क जाना था अपने बेटे को वापस लाने के लिए। अब प्रेसिडेंट ये डिसाइड करते हैं कि जैसा जैक ने कहा हम वैसा ही करेंगे। हम आर्मी को उत्तर में नहीं भेज सकते क्योंकि अगर हमने उन्हें उत्तर में भेजा तो शायद वो कभी वापस ना आ पाए और जंग के दिनों में भी यही रूल्स फॉलो होते हैं। जितने लोगों की जान बचाई जा सकती है उतने लोगों
लोगों की जान बचाई जाएगी और अब वे लगभग आधे देश को खाली करवाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जैक अब न्यूयॉर्क के लिए निकल चुका है, जिसमें उसके साथ उसके 2 और साथी थे। वे तीनों एक कार में सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन उनकी कार बर्फ में फंस जाती है तो वे लोग पैदल चलना ही शुरू कर देते हैं। वहीं हमें न्यूयॉर्क दिखाया जाता है, जहाँ की सड़कों पर भरा हुआ पानी अब बर्फ में बदल चुका है। सैम खिड़की से बाहर देखता है कि कई सारे लोग बर्फ पे पैदल चलकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी उस लाइब्रेरी के कुछ लोग भी उन दूसरे लोगों के साथ दक्षिण की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सैम उन्हें वार्न करता है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर हालात और भी खराब होंगे, ठंड और भी बढ़ जाएगी। मेरे पिता मौसम विभाग में वैज्ञानिक हैं और उन्होंने कहा है कि हमें अंदर रहकर इंतजार करना चाहिए। लेकिन वो सभी लोग सैम की बात नहीं मानते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, मगर सैम अपने दोस्तों और कुछ और लोगों के साथ वहीं पर रुकता है। वे लोग एक कमरे में बैठ जाते हैं और मिलकर किताबें जलाना शुरू करते हैं ताकि उन्हें गर्मी मिलती रहे। लेकिन कुछ घंटों बाद सैम की दोस्त लॉरा की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी, जिस कारण वहाँ इन्फेक्शन हो गया है और अगर इसका इलाज नहीं किया तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। फिर सैम 2 लोगों के साथ एक शिप पर दवाई लेने जाता है, जो कि पानी की वजह से तैरकर वहां आ गया था। लेकिन जब वे लोग उस शिप पर अंदर जाते हैं तभी कुछ भेड़िए वहां आ जाते हैं, जो उनके पीछे पीछे उस शिप के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वे सैम के एक साथी को काट लेते हैं, लेकिन वे जैसे तैसे अपनी जान बचाकर शिप से बाहर आते हैं। तभी वहां पर जमा देने वाली एक बर्फ की वेव आती है, जिससे भागते हुए वे कमरे में पहुंचते हैं। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उनका कमरा भी जमने लगता है। वे जल्दी से आग और बढ़ाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो कि बर्फ पर अपना सफ़र तय कर रहा होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे लोग एक बिल्डिंग पर चल रहे हैं। तभी उनके बैग के वजन की वजह से बिल्डिंग का कांच टूट जाता है, जिस वजह से वे सभी नीचे गिरने लगते हैं। मगर जैक जैसे तैसे खुद को संभालता है और अब वजन ज़्यादा होने की वजह से वे लोग ऊपर नहीं आ पा रहे थे। तभी उनका साथी, जो कि सबसे नीचे लटका हुआ होता है, वो बाकी दोनों को बचाने के लिए खुद की रस्सी काट देता है और नीचे गिरने की वजह से उसकी जान चली जाती है और जैक और उसका साथी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में पानी की कमी की वजह से उसका साथी बेहोश हो जाता है। अब जैक उसे बर्फ पर खींचकर आगे ले जाता है। अब कुछ देर चलने के बाद जैक देखता है कि तापमान एक बार फिर बहुत तेजी से गिर रहा है। वही ठंडी लहर अब जैक के पास भी पहुंच गई थी, मगर जैक को पता था कि इससे कैसे बचना है। वो जल्दी से आसपास एक गर्म जगह ढूंढता है और अपनी और अपने दोस्त की जान बचाता है। फिर अगले दिन सुबह वो अपना सफर शुरू कर देता है और न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वहां जैक को वे सभी लोग बर्फ में जमे हुए दिखते हैं, जो कि दक्षिण की तरफ पैदल जा रहे थे। अब आखिर में जैक अपने बेटे सैम, जो कि लाइब्रेरी में फंस चुका था, उसे ढूंढ लेता है और क्योंकि अब मौसम थोड़ा साफ हो गया था तो उन्हें वहां पर हेलीकॉप्टर लेने आ जाता है। फिर वे लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और हमें पृथ्वी को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी है। और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।